गुड मॉर्निंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आपका 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी 14 से 18 फरवरी के बीच एग्ज़ाम हो जाना है। और ग्रुप डी का भी आपको पता है कि सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है कि 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होना है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे मैथ के बारे में स्पेशल चर्चा होगी इस वीडियो में। मैथ में आपको पता है कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एनटीपीसी सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के संदर्भ में अगर पहले देखा जाए तो उसमें पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी 2015-16 में, उसमें सीबीटी 1 में उस समय किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और सीबीटी 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, पहले तो उस पर चर्चा करना बेहतर हो जाएगा जिससे कि एक आइडिया आपका डेवलप हो। और इसके बाद आपको अभी इस बार जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है जिसका रिजल्ट आपका संभावित है जस्ट 15 जनवरी को आना है, तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि इस पर चर्चा हो जाने के बाद आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो इस बार आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें 35 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, तो किस तरीके से 35 में 35 आप मार्क्स ला सकते हैं। और साथ में 100% ये फ़ायदा आपको ग्रुप डी में भी पहुंचाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन का जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे और 35 क्वेश्चन का, तो 25 क्वेश्चन वाला स्वतः आ जाएगा। और इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के क्वेश्चन के पैटर्न में क्या अंतर हो सकता है या दोनों का सेम पैटर्न होना है। तो सबसे पहले मैं एनएम पांडे सर का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, नवीन कुमार सिंह के चैनल पर। तो सर, सबसे पहले हम ये आपको से जानना चाहेंगे कि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन देखे होंगे, इसके बाद पिछले बार का एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको क्या दोनों में अंतर समझ में आया और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और आगे किस तरह का क्वेश्चन इसके आधार पर पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इसका मौका दिया। सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 20 और 21 में हुआ, उसके क्वेश्चन का लेवल कुछ शिफ्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ शिफ्ट में आसान भी सवाल पूछे गए थे। और आसान और हार्ड की डिफिनीशन क्या होती है कि अगर कोई विद्यार्थी जिस सवाल को बना लेता है तो उसके लिए वो आसान हो जाता है। तो मेरा मानना ये है सर कि सीबीटी 1 में कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनका क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मिला, जिसमें हम 1-2 चैप्टर का नाम आपको लेना चाहेंगे। पहले तो ट्रिगोमेट्री हो गई, जिसके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहा था। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रहा, जिसका भी लेवल बहुत अच्छा रहा था। अगर उस तरीके के सवाल आप एग्ज़ाम में नहीं बना कर जाएंगे तो आपसे सवाल हल होगा ही नहीं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रिगो, ये 2 चैप्टर उस तरीके के सवाल जिस तरीके के सीबीटी 1 में पूछे गए हैं, उस तरीके के सवाल को आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तभी सवाल वहां हल हो पाएगा। अन्यथा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ होगा बच्चों का? उस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम अभी नए बैच ला रहे हैं, उस नए बैच में भी हमने रखा है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि जो अपना वॉल्यूम 3 है, जो टोटल का टोटल रेलवे मैथमेटिक्स स्टेज 1 का जो सॉल्यूशन मैथ्स का किताब है, एक जगह कलेक्शन है 2600 प्लस क्वेश्चन वाला। उसमें क्या किया गया है कि कम से कम नए क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने सवाल उसमें पूछे गए हैं उसको यदि कोई विद्यार्थी बना लेते हैं आप, तो होता क्या है कि उसका आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके के सवाल में हमको क्या लेना है, अटेम्प्ट क्या लेना है, किस तरीके से मेथड से उसको हम आगे कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस तरीके के सवाल अगर आप पहली बार ही एग्जाम में देखेंगे तो ये नहीं बनने की संभावना है, लेकिन अगर पहले से आप देख कर जाएंगे तो सवाल तो बिल्कुल ही आपसे बनेगा। सर, हम ये चीज़ दूसरा कह रहे थे और सारे बच्चों को भी जानना चाहिए कि जैसे आप बताएं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें जो खास सेलेक्टिव क्वेश्चन जहां पर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो निश्चित रूप से इस बुक में सारा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन को। और इन सारे बच्चों को जो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देंगे, सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम देंगे, अगर 2600 प्रश्न दिया हुआ है, 2600 प्रश्न को 1 बार 2 बार अच्छे से आप बना पाते हैं, तो इसमें आप 2600 में से आप ये समझिए कि 200-400 ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा। बाकी
बाकी सारा क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। इसलिए सेलेक्टिव चिन्हित करके उस क्वेश्चन को आप बार बार बनाएं कि जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा से मिलता है तो हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए, हमारा स्कोर प्लस होना चाहिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इससे होगा भी। हम आगे ये जानना चाहते हैं कि सर लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है, लगभग 2 महीने के अप्रॉक्स समय बचा हुआ है CBT2 के लिए। तो CBT2 के लिए इस 2 महीने में किस तरीके से बेहतर तैयारी संभव है, कैसे हो पाएगा? सबसे पहला चीज़ तो ये है सर कि बच्चे जो भी हैं वो खुद को ज़्यादा समझते हैं। जो मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को वो समझते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि अगर आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट में मैथमेटिक्स का इवैल्यूएशन करें कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है। जिस पोर्शन में आपकी कमी रह पाती है या जिस चैप्टर के सवाल आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उस चैप्टर को थोड़ा सा इंगित करके और उस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करना है। क्योंकि और उसके बाद क्या है सर कि अगर आप प्रैक्टिस करने के दौरान मान लिया जाए कि कोई चैप्टर आपका वीक है, उसमें आप समय ज़्यादा दे रहे हैं, तो सबसे पहले अभी अगर 60 दिन भी है तो 60 दिन कम समय नहीं होता है। 60 दिन में उस चैप्टर की जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करने का अगर विद्यार्थी प्रयास करते हैं तो ये मेरे लिए और विद्यार्थी के लिए भी बहुत बेहतर चीज़ होगा। एक चीज़ हम रोकना चाहते हैं इस बीच में और पूछना चाहते हैं कि इस बार आप लोग भी गौर करेंगे कि जो NTPC CBT1 का एग्ज़ाम हुआ, हालांकि हम बार बार चर्चा NTPC CBT1 का ज़्यादा कर रहे हैं बनिस्पत पिछले बार जो आपका 2015-16 का NTPC CBT1 और CBT2 था, मेंस जो दिए थे उसके बनिस्पत इस बार के क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है खास कि उस बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कमज़ोर था CBT2 का। वैसे भी आसान रहता ही है CBT2 में, चूँकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन बनाना होता है। अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी होगी ही होगी। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट है TCS ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है और आगे भी उसी को कंडक्ट करने की ज़्यादा संभावना है। तो मे भी कि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है इसको ज़्यादा फॉलो करें बनिस्पत पिछले बार का। तो पिछले बार के क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना है। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे सर कि इस बार NTPC CBT1 में देखा गया कि अधिक सबसे ज़्यादा सवाल आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन टाइप्स का क्वेश्चन जितना भी था नंबर सिस्टम से, और लगता है कि 11 से 12 सवाल पूछा गया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, रटना नहीं होगा, चीज़ों को समझना होगा। हर छोटी छोटी चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर नंबर सिस्टम है तो उसके क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं कम समय में। तो एकदम छोटा छोटा चीज़, जैसे आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम आता है या फिर कोई भी टॉपिक आता है, तो उसमें होता क्या है सर कि बच्चे याद करने शुरू कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को याद नहीं करना है, आपको समझना है चीज़ों को, हर एक छोटी बात को समझना है। अगर आप हर एक छोटी बात को समझेंगे तो बिल्कुल ही उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में सर एक जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, बोडमास के नियम पर आधारित जो सवाल आते हैं, उसमें तो हम कहना चाहेंगे कि वो सीखने से नहीं होगा, वो तो ज़्यादातर प्रैक्टिस करने से होगा। जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वह कम समय में आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिए बोडमास के नियम को समझते हुए सारा कुछ आपको प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, न कि आ गया बन जाएगा। विद्यार्थी गलतियां कहाँ करते हैं कि जैसे ही इजी क्वेश्चन देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बन जाएगा, लेकिन वही परेशानी आपको एग्जाम में भी खड़ी कर देती है कि वहाँ जाने के बाद होता क्या है कि वो सवाल ही नहीं बन पाता है। एक बार बनाए और गलतियाँ हो जाएगी, ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वहाँ आपका टाइम 5 मिनट का खराब हो जाता है। इसलिए वहाँ रुकना होगा स्टूडेंट को कि उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। एक सवाल और सर मेरा था कि जितने भी सिटिंग में एग्ज़ाम हुए हैं CBT1 का भी और इससे पहले CBT2 का भी, सब सिटिंग में हम देखें हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका DI सेक्शन से रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन। तो उस DI के लिए सर आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे बच्चों का DI सेक्शन बेहतर हो पाए कि एक भी DI का सवाल छूटना नहीं चाहिए? DI में क्या है सर कि सबसे पहला चीज़ तो है ये कि लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चलना होता है। और हमने जो एनालिसिस किया था टोटल 134 शिफ्ट का, तो हमने देखा क्या था कि जो लास्ट टाइम में एग्ज़ाम हुए हैं जुलाई के आसपास, उसमें DI का लेवल बहुत ही बेहतर रहा है। मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी वहाँ से प्रैक्टिस कर लें
उस DI के सवाल को केवल मान लीजिए कि 50 या 60 सवाल पूछे गए होंगे, तो 50 या 60 सवाल का अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूर ही बेहतर करेंगे। ये मुझे लगता है ऐसा करने से बेहतर होगा। बाद बाकी आपका परसेंटेज वगैरह जो चैप्टर है, जो रेशियो है, एवरेज है, अगर ये आपका सही है तो DI का तो सवाल आपका ऐसे ही बनता है। लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए जो NTPC CBT 1 में पूछा गया है इस बार, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था, मैंने उसको बहुत गौर से देखा है। एक लास्ट में और सवाल है कि एक चीज़ छूट रहा है कि जैसे CBT 1 में एडवांस सेक्शन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, CBT 2 में भी रहना है। हम ये मानते हैं कि पिछले 9 सीटिंग में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है 2015-16 की हम बात कर रहे हैं, तो एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन कम पूछा गया था। फिर भी हमको लगता है कि 7-8 क्वेश्चन लगभग एडवांस सेक्शन से निश्चित रूप से पूछ सकता है आपका। और एडवांस ऐसा सेक्शन है कि अगर सब्जेक्ट पर अच्छे से आपका पकड़ है तो ये सेक्शन आपको भीड़ से दूसरों बच्चों के बनिस्बत अलग कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इस सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहीं पर अगर आप अपना स्कोर बेहतर कर लेते हैं तो दूसरे बच्चे से आप अलग हो सकते हैं। तो सर से हम टिप्पणी चाहेंगे एडवांस मैथ पर खास करके। देखिए सर, एडवांस मैथ्स क्या है ना कि एडवांस मैथ्स चीज़ जो है लेंदी चीज़ नहीं है, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है, आपको चीज़ों को समझना होता है। जैसे हम एडवांस जो आपको पढ़ाएंगे, जो भी नया बैच आ रहा है उसमें हम एडवांस पढ़ाएंगे, तो आपको ट्रिगो पढ़ना है, तो ट्रिगो में मात्र 3 ही चीज़ पढ़ाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। करीब करीब सभी विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं। और मेरा ये दावा है कि अगर इन 3 चीज़ों को मैं समझा दूँ बच्चों को तो 80% सर पूरा का पूरा ट्रिगो देखते ही विद्यार्थी मार सकता है। तो ये 3 आइडेंटिटी ऐसी है कि अगर इसको आप फुल लेंथ में पढ़ लेंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि सवाल बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात होगी। और दूसरी चीज़ है ज्योमेट्री, जहाँ सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री में क्या है सर कि जितने थ्योरम्स वगैरह हैं, जितने प्रमेय आपको पढ़ने हैं, उनका कलेक्शन अगर विद्यार्थी अपने से सेल्फ स्टडी करता है तो कम से कम उन चीज़ों का आप CBT 1 के बेस पर ग्रुप डी में जो पिछले बार क्वेश्चन आया था उसको देखकर कम से कम जितने थ्योरम पूछे गए हैं वहाँ से कलेक्शन निकाल के कि कौन सा थ्योरम कितनी बार मैक्सिमम बार पूछा है, अगर उस पर सवाल प्रैक्टिस कर लेता है तो हमें लगता है कि वो अच्छा कर सकता है, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा चीज़ है कि प्रैक्टिस भी आपको करनी है और चीज़ों को याद भी रखना है। आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल कंसेप्ट पढ़िए तो बेहतर होगा, आप ट्रिकी पढ़िए तो बेहतर होगा। नहीं, अगर आपको एग्जाम में बेहतर करना है तो हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, आपको फार्मूला भी आना चाहिए, आपको प्रमेय भी याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इन चारों चीज़ों का जब संग्रहण होगा तभी एक विद्यार्थी बेहतर कर सकता है। NTPC CBT 2 के लिए जो भी हम रणनीति पर चर्चा किए 100% ये ग्रुप डी में भी फ़ायदा करना है। बिल्कुल। तो अच्छा, आप एक बात बताइए कि पिछले बार का तो क्वेश्चन आप देखे होंगे 9 सीटिंग का, और ग्रुप डी का भी आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो दोनों में अंतर क्या समझते हैं आप? हमको लगता है सर कि ग्रुप डी का लेवल जो है ज़्यादा है, बस केवल ग्रुप डी उसका नाम है, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। चाहे आप एडवांस सेक्शन की बात कर ले, चाहे वो अर्थमेटिक सेक्शन की बात कर ले। इससे बात एक थोड़ा सा हम यहाँ बात कहना चाहेंगे, जो 17-18 में जो ALP आया था उसमें भी क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर था सर, उसमें भी बेहतर लेवल का था। CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ NTPC वाला, उसमें क्या है सर कि क्वेश्चन का लेवल उनकी अपेक्षा कम है, ग्रुप डी की अपेक्षा भी कम है। ग्रुप डी केवल नाम ही रह गया है, बस उसमें तो क्वेश्चन का लेवल इतना बेहतर है कि अगर विद्यार्थी पहले से नहीं प्रैक्टिस करके जाएगा, उस तरीके के चीज़ों को नहीं समझ के जाएगा तो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ग्रुप डी के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्रुप डी नाम के लिए है, लेकिन उसका प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। NTPC से ज़्यादा मेहनत ग्रुप डी के लिए आपको करनी है। लास्ट में सारांश हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है
अच्छी बात है, अच्छा है तो उसको और अच्छा करके रखना है। कोशिश करना है कि मैथ में 35 में से 32, 33, 34 मार्क्स हम कैसे लाएं, 32 से कम नहीं, क्योंकि अगर 120 क्वेश्चन अगर पूछेगा आपका ओवरऑल, तो जब तक आप मैथ के स्कोर को मैक्सिमम नहीं करेंगे तो 100 का आप टारगेट को टच नहीं कर पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लेना है। दूसरी बात है कि अगर ग्रुप डी में 100 में से 70 क्वेश्चन पूछा जाना है तो यहाँ भी मैथ का अपना अहम रोल होगा, क्योंकि मैथ ही ऐसा पेपर है और रीजनिंग कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% आप स्कोर कर सकते हैं। ये बात आप मान करके चलिए। तो इसलिए हम ये लास्ट में कहना चाहेंगे कि सर के द्वारा 500 क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन किया गया है जो कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में सेलेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि मैक्सिमम ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ सकता है अभी जो वर्तमान में एग्जाम हुआ। इसके अलावा एएलपी की भी सर चर्चा की है, तो उससे भी जो अच्छा क्वेश्चन है, और पिछले ग्रुप डी में भी जो अच्छा क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों में 100% फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर उस सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम 1 घंटा डेली करके आपको 500 क्वेश्चन ही हम करवा दें अगर अच्छे से, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो सर के द्वारा एक आज से ही आज इंट्रो होगा, मंडे से वो कंटिन्यू बैच चलेगा। तो आज से ही 99 रुपीज़ में 2 महीने के लिए, यानी कि एग्जाम से 1 सप्ताह पहले आपका समाप्त होगा, एक स्पेशल बैच आ रहा है मैथ का 500 क्वेश्चन का, सेलेक्टिव क्वेश्चंस का, और हमको लगता है कि ये बेहद आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करके मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।